हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग genealogy ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया। पार्ट नंबर 4 होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हम पढ़ रहे थे। इसके पहले के पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है आपने तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एंडिंग की तरफ आ गए हैं हम और 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। लास्ट पार्ट है, इसमें मैं वीडियो को जो है कंपाइल करके फाइनली चैप्टर आपके लिए जो है कंक्लूड कर दूंगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके से आईआर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से जो है इमर्ज होकर आता है। तो जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इंडिया में आके स्कॉलर्स ने भी पब्लिश किए हैं वर्क। एंग्लो अमेरिकन स्कॉलर्स हो गए, ठीक है, जो इंडिया में रहते हैं, एंग्लो इंडियंस जिसे हम कहते हैं। तो ये सब लोगों की जो है कहीं ना कहीं मोनोपोली बनी हुई थी इन पब्लिशिंग द एकेडमिक रिसर्च, अगर हम प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट की बात करें तो अगर हमें इंडिया का ओरिजिनल वर्क चाहिए, और ये जितने भी एंग्लो इंडियंस है ये कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ही बात है कि इनकी खुद की एक सोच है, इनका खुद का इनका सिविलाइजिंग मिशन है, इनका खुद का ओरिएंटेशन वाला जो है अप्रोच है कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के थ्रू। तो हमें एक ओरिजिनल थ्योरी चाहिए इंडिया की, ठीक है। हमें ऐसी थ्योरी नहीं चाहिए जो कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड हो विद द पॉइंट ऑफ व्हाट विद द पॉइंट ऑफ ओरिएंट कल्चर जिसे हम कहते हैं, वो उससे कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हमें नहीं चाहिए। हमें एक ओरिजिनल आईआर की थ्योरी चाहिए। तो ओरिजिनल आईआर की थ्योरी के लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाकर हमें समझना होगा कि किस तरीके से आईआर की जो थ्योरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में किस तरीके से इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमें खुद का इंटरनेशनल जो हमारी नॉलेज है, हमें जो हमारी बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो मतलब गुम हो चुकी है, हमने उसके पर ध्यान नहीं दिया, और फिर वही नॉलेज हम वेस्टर्न कंट्री से सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम हमारा इंडियन ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करें। जैसे कि गौतम कहते हैं, गौतम ने कहा कि हमारा जो इंडिया का ट्रेडिशन है उसमें दर्द है ऑफ रिटर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हमारे पास बहुत हो गया, ऑफ कोर्स राजा महाराजा बहुत आए, बट कहने का मतलब यह है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों के। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रिटर्न होती तो बहुत सारे जो है हम चीज़ों को ट्रेस कर पाते, ठीक है, कि कौन सा राजा था, कब था, ये हम जितनी चीज़ें जो ट्रेस करते हैं ये आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से करते हैं, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर शिव शंकर मेनन बताते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का वो बताते हैं कि किस तरीके से अपनी खुद की हिस्ट्री इंडिया भूल चुका है। और फिर उसके बाद ये वेस्टर्नर्स आकर जो है इंडिया की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, ठीक है। और इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि उनकी जो ओरिएंट आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। और इसकी वजह से जो है हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के केस में पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। इसलिए अभी जो है रिसेंट ईयर्स में इंडियन कल्चर के ऊपर रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। और उसके बाद क्योंकि अगर हम बहुत सारी जो डायनेस्टीज इंडिया में आई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मौर्यास आए थे, पाला डायनेस्टी आई थी, चेडी डायनेस्टी, बहुत डायनेस्टीज थी, चोला, ये वो। तो इतनी सारी डायनेस्टीज का जो आईआर था, मतलब उनकी भी कोई फॉरेन पॉलिसी रही होगी, ठीक है। वो लोग भी जो है किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करते थे, अगर वो हमें पता होती तो हमें जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है समझ पाते, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास एक टेक्स्ट जो हम मोस्टली कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और उसको ही जो है हम बार बार यूज़ करते हैं हर जगह पर, आपने देखा होगा। हमने IIPT यानी आइडियाज इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। वो एक जो है वो है कौटिल्य की थ्योरी, ठीक है। कौटिल्य की जो थ्योरी है अर्थशास्त्र के अंदर, हमें कौटिल्य का नाम भी नहीं पता कि उनका नाम कौटिल्य था, चाणक्य था या कुछ और था। सिर्फ हम जो है थोड़ा सा इसमें जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट कहने का मतलब ये है कि इतना तो पता है कि कोई ना कोई इंडियन स्कॉलर थे, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है एज अ मिनिस्टर काम किया है, जिसे हम मंत्री कहते हैं, अमात्य कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया था कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने हैं, स्टेट के अफेयर्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं। और कौटिल्य को एक बहुत रियलिस्ट कहा जाता है। रियलिस्ट कहने के पीछे मकसद ये है कि उन्होंने बहुत सारे जो है मतलब जो आज के टाइम पे जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे जो हम चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से थ्योराइज किया था, ठीक है। और इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि उनके आइडियाज़ जो है बहुत सारे जो है आज भी जो है हम स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि कौटिल्य की मंडल थ्योरी थी, मंडल थ्योरी के बीच में वो विजिगिषु, विजिगिषु मतलब जो राइटियस किंग होता है, एंड हिज फ्रेंड्स। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मतलब उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ जो लोग होते हैं वो दोस्त रहेंगे और कुछ लोग जो लोग रहेंगे वो दुश्मन रहेंगे। तो ये चीज़ के बीच में उन्होंने कंपैरिजन बताया। और एक मंडल थ्योरी जो उनकी बहुत फेमस चलती है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल राजमंडल थ्योरी है उनकी और बहुत वो है। तो उसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि कौटिल्य जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है उन्होंने दिया था। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है मतलब उन्होंने जो है क्योंकि उस टाइम पे जो किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा माना जाता है, उनके ही ये अमात्य थे, उनके ही जो मिनिस्टर थे। तो उनके जितनी भी चीज़ें, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनके पॉलिसीज पे काम करके ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर पाए, ऐसा माना जाता है। थोड़े से रियलिस्ट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वॉयलेंस का यूज़ करते थे। मतलब उनका कहना था कि कहीं ना कहीं आपको अनेक्सेशन करना है, आपको जो है ऐसा नहीं है कि बहुत शांति से बैठ जाना है, आपको थोड़ा सा टेरिटोरियल अनेक्सेशन करना है ताकि आप अपनी वेल्थ, अपनी पावर जो है बढ़ा सको। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शांति प्रिय नहीं थे वो, सर्वभूम। मतलब वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे राज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप टेरिटोरियल एनेक्सेशन करते जाओ, ठीक है, ये उनका जो है मानना था। तो अगर हमें डिकोड करना है बहुत सारी चीज़ों को, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि क्योंकि हर एक जगह की वोकेबलरी अलग अलग होती है, उस टाइम के जो लैंग्वेज है वो अलग होती है, लोकल लैंग्वेज अलग होती है, उस टाइम पे क्या वर्ड्स हुआ करते थे उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी 200-300 साल पहले की तो बात नहीं है, 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट हो चुकी है, कट हो चुकी है, थोड़ी चीज़ें हमें जो है रैशनली इसको समझना होगा। जैसे कि एक स्कॉलर है, बताते हैं, जैसे कि दत्ता राय एक एकेडमिशियन है, और गौतम मिश्रा और गुप्ता ये सब बताते हैं कि जो इंडिजिनस नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। क्यों लॉस्ट हो चुकी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट कैसी हो चुकी है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप देखेंगे कि जो इंडिजिनस नॉलेज है उसके बहुत सारे लिमिटेशन है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी जो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। पाली लैंग्वेज जो लिखी गई थी, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज तो हम पढ़ते हैं, बट संस्कृत का जो प्रीमोडियल वर्जन था वो थोड़ा अलग था। आप प्राकृत लैंग्वेज देखेंगे वो नहीं है अब कॉमन। तो जितनी जो लैंग्वेजेस थी जो डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, अब हम उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम कोई भी तरीके का डिकोड करते हैं, किसको डिकोड करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली किसी भी अकाउंट को अगर हम डिकोड करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन आती है हमारे सामने वो होती है लैंग्वेज की। और इसी चीज़ को आचार्यन बुजान बताते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती होगी, बट फिर भी वो जो है सामने नहीं आ पाई, ठीक है। आती होगी, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि राजा महाराजा जो पहले के टाइम पे हुआ करते थे उनकी भी कुछ ना कुछ जो है थ्योरीज होती होंगी किस तरीके से वो रूल करते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस के बैरियर है, उस वजह से ये सिर्फ जो है ना थ्योरीज एक पर्टिकुलर हिस्से में ही रह गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्से में ही रह गई और ये कभी बाहर नहीं आ पाई, ठीक है। तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की जो जितनी भी थ्योरीज थी वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाई। और वैसी ही जो है बताती है नवनीता चड्ढा बेहरा, और उनके आर्टिकल ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज प्रोडक्शन में। तो वो बताती है कि अभी जो है आईआर डिसिप्लिन जो है, मतलब नया नया डिसिप्लिन है, और इसको भी ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डिसिप्लिन है, इसमें हमें इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में और स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी स्टडी नहीं की है। और इसलिए जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास अभी स्कोप है इसको स्टडी करने का। और इसको स्टडी करने से क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके भी डी कॉलोनियल अकाउंट्स जो है वो सामने आएंगे। तो यहाँ तक क्या है, वो आपको जो है चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जो है एक ऐसे टाइम पे पहुंच चुके हैं कि बहुत टाइम तक हमने हमें आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। तो हमारी जो सिविलाइजेशन और कल्चरल वैल्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होते गई, ठीक है।
तो वो चीज़ जब लॉस्ट हो गई उसको अब हमें रिकवर करने का टाइम है, क्योंकि एक टाइम तक के हम जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स गए, फिर हम थोड़े से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो चुके थे। हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे थे, ना कि ये चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि भाई हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ। इनफैक्ट बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट्स, बहुत सारी पॉइंट्स हमने जो है कहीं ना कहीं प्रिजर्व भी नहीं किए। आप अगर ध्यान से देखेंगे बहुत सारे हमने जो है ध्यान नहीं दिया, और उस वजह से बहुत सारी जो है आर्कोलॉजिकल साइट्स भी जो है मिट चुकी है इंडिया के अंदर। तो कहीं न कहीं ये सारे रीज़न्स थे कि हम जो है कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे थे, हमारे लोगों के सस्टेनेंस पे ध्यान दे रहे थे। हमारा ध्यान जो है एकेडेमिया पे नहीं गया। अब एक ऐसा टाइम आया है कि 75 इयर्स हो चुके हैं ब्रिटिशर से हमें आज़ाद हुए, और अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया की ओरिजिनल वैल्यूज़ है, जो नॉलेज है, उसको कहीं न कहीं पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आपको पूरा का पूरा जो नया एक इंट्रोड्यूस किया गया था आपके लिए, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। उसमें आपको नीति और न्याय के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें आपको बताया गया था अर्थशास्त्र के बारे में, नर्मदा पुराण, महाभारत के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था कि किस में किस तरीके का रूल के बारे में बताया गया था। वहाँ पर आपको बताया गया था कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा होता है। आपको ये भी बताया गया था कि मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग राजा को किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, राजा को किस तरीके से काम करना चाहिए। और सारी चीज़ें जो है हमने स्टडी की थी, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब चीज़ें पढ़ाई दी गई है ताकि आप समझ सकें। आप वो सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो एक तरीके से राजा का जो काम है वो क्या है, प्रजा को भी देखना राजा का काम है, और इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना भी राजा का काम है। तो कौटिल्य ने जो आइडिया एम्फसाइज किया था, अगर हम कौटिल्य की लैंग्वेज में समझे तो उन्होंने चक्रवर्ती राजा का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब एक ऐसा राजा जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल राइटियसनेस के लिए जो है काम करे। इट मीन्स दैट कि राजा का काम क्या होना चाहिए, राजा का काम होना चाहिए कि धर्म विजय। धर्म विजय मतलब जो ट्रुथ है, जो नॉन वायलेंस है, वो कहीं ना कहीं विजय हो। और जो लोभ विजय, लोभ आपको पता है क्या होता है, असुर विजय। मतलब कहीं न कहीं जो है गलत चीज़ का जो है कहीं न कहीं जो है वो जीते ना, सही चीज़ जो है हमेशा जीते। और कहीं न कहीं आप ये भी बताया जाता है कि हमेशा जो है, हमेशा क्या चीज़ को अवॉइड करना है, वॉर को अवॉइड करना है। देखिए, वॉर को अवॉइड करने के लिए हर जगह बताया जाता है, बिकॉज़ वॉर इज़ अ डिस्ट्रक्शन, नॉट ओनली ऑन वन साइड, दोनों साइड जीतने वाले को भी जो है नुकसान होता ही है। तो वॉर को हमेशा अवॉइड करने के लिए जो है बात की गई है। और वॉर फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य बहुत रियलिस्ट तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि वॉर भी आप कर सकते हैं अगर आपको टेरिटोरियल एनेक्सेशन करना है, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है। इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज़ नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट। तो वैसे ही जो है इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, चतुर उपाय बताते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो समझने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसके बारे में क्योंकि डिटेल रिसर्च नहीं की गई है, तो इसलिए जो है आपको इस सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, बिकॉज ये अभी आपको जो है कंप्लीट रिसर्च स्कॉलर्स भी नहीं कर पाए इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुस्मृति यहाँ तक के कहती है कि अगर स्टेट अगर कोई परेशानी में आ जाए तो साम दाम दंड भेद को भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी है जो अभी भी स्कॉलर्स जो है पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी थ्योरीज जो है उसको इंटरप्रेट करके जो है आपके सामने लाया जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये पर्टिकुलरली जो आपके आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपने चीज़ें पढ़ी थी, वो आप इंडियन, अगर आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप धर्म धर्म दंड के बारे में लिख सकते हैं, आप नीति न्याय के बारे में बता सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। और मोस्ट उसके अलावा अगर और कोई आर्टिकल ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है मैं चैनल पर शेयर करने के बाद आपको बता दूंगी कि ये आर्टिकल आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर बुक, क्योंकि बुक्स बहुत सारी है, कि आप एक पर्टिकुलर बुक सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट के लिए पढ़ें, ठीक है। पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुक्स के नाम भी आपको सजेस्ट कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल। अब हम आ चुके हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर हम समझते हैं चैप्टर का समरी। तो ये पूरे चैप्टर में हमने जितना भी चीज़ें समझी,
हमने देखा कि किस तरीके से आईआर का ग्रोथ हुआ, आईआर का ग्रोथ डिफरेंट फेजेस में किस तरीके से हुआ, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। और फिर हमने ये देखा कि हमें डी कॉलोनियल कंट्रीज़ जो है, कॉलोनियल कंट्रीज़ है, उनका भी अकाउंट्स देखना है। ये सारी चीज़ें हमने समझी और अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हमारा कंक्लूजन ये है कि अब जो है हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंडिया का जो बैकग्राउंड है, इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से इंडिया एक सिविलाइजेशन है, बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ पर आकर रह चुके हैं, ठीक है। तो उन सब का जो है अप्रोच को हम समझे कि उन्होंने किस तरीके से रूल किया था, उनकी क्या अप्रोच थी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस क्या थे। और वो चीज़ को हम अगर समझेंगे तो हो सकता है एक बहुत अच्छा हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के इतना ही। अब जो है मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बता देती हूँ शॉर्ट में। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक बार क्वेश्चंस के आप आंसर्स बता दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आता है, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो शॉर्ट ऐसे लिखना है, तो इसमें आपको यही बताना है कि इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में एज अ डिसिप्लिन कैसे स्टेब्लिश हुआ। तो इसमें आपको जो है बताना है कि आप तो एक तो 1648 वाला आप जो पर्टिकुलरली लिखेंगे इसमें, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में बताएंगे। फिर आप वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताएंगे, आप कोलोनाइजेशन के बारे में बताएंगे, फिर लीग ऑफ नेशन का स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताएंगे, किस तरीके से जो है एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है स्टैब्लिश हुआ। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसका आंसर भी टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगी। सेकेंडली, नेचर एंड स्कोप ऑफ आई आर इन विद आइडिया ऑफ 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। मैं आपको 3 लेवल ऑफ एनालिसिस बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ सेकंड वीडियो, सेकंड या थर्ड पार्ट में। आपने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है। एक तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस है, एक स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस है और एक सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस है। तीनों भी चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ, वही चीज़ में आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया का हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस। तो आपको डिफरेंट स्कॉलर्स का पॉइंट बताना है यहाँ पर कि इंडिया का जब अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम आईआर को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो यूरोसेंट्रिक अप्रोच है उसको थोड़ा चैलेंज करेंगे और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव हमारे सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस आंसर में लिखनी है। और इंडिया और यूरोप का जो पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से डिफरेंट है। ऑफकोर्स ये बात है कि यूरोपियन पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यूरोसेंट्रिक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप की कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल है। इंडिया का जो कंटेक्स्ट है हो सकता है कि जब हम इसे फाइंड आउट करें तो ये बहुत हद तक के दूसरी कंट्रीज़ के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे साथ इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, यूनिट नंबर 2 के साथ हम मिलेंगे और इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूँगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।